गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश जाखड़ है और आज हम मैथ और रीजनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सर ने एक प्री का क्रैश कोर्स शुरू किया था उसमें हमने कुछ टॉपिक डाले थे, तो वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक थे। तो ये टॉपिक हमें पढ़ने थे। एक ब्याज पढ़ना था हमें, उसमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। एक टॉपिक था अनुपात और समानुपात का, ये वाला पढ़ना है हमें। एक दिशा का टॉपिक था, एक रक्त समूह का टॉपिक था और एक संख्या क्रम का टॉपिक था। अब लास्ट ईयर चक्रवर्ती ब्याज से 2 क्वेश्चन आए थे, साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया था, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन से आया था, इससे भी आया था और संख्या क्रम से भी आया था। सारे टॉपिक से, यानी कुल मिला के इन 6 टॉपिक से 6 क्वेश्चन तो आने ही है, ठीक है। और टोटल आपके मैथ और रीजनिंग के कम 17 से 18 क्वेश्चन आएंगे, 17 से 18 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, मैं चैलेंज तो नहीं करता इस बात का, पर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये 6 नंबर में आपको इस तरीके से करवा दूंगा कि ये आपके कहीं नहीं जाने वाले, ये 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार, वैसे भी आप इनको छोड़ के जाने वाले हो, पढ़ने वाले तो हो नहीं आप इनको, और अगर आपको कम कंटेंट में और अगर ये 6 नंबर मिल जाते हैं तो मुझे लगता है पढ़ के जाना चाहिए इनको, ठीक है। तो ये 6 नंबर तो मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद भी आपको लगता है कि यार नहीं, ये स्कोर 10-11 तक ले जाएं, देखिए पूरे की तो मैं ही नहीं कह रहा, आप कर भी नहीं पाएंगे पूरे टॉपिक, क्योंकि आपकी मैथ अभी आप इसको पढ़ नहीं रहे हो और इतने कम टाइम में सारे टॉपिक नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं आपको 10 से 11 नंबर दिला सकता हूं, जो आप मेरा कंटेंट है उसको अगर पढ़ के चले जाए। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ जो कंटेंट आपको यहां दिया जाए उसको आप मन से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम आज की क्लास में 2-4 छोटी छोटी चीजों पे बात करते हैं। देखिए, ये हो सकता है आपको आती हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी आती हैं, ठीक है ना। तो हम ये कोशिश करेंगे कि उन चीजों को जानें जिसको नहीं पता है। तो पहला हमारा नंबर लाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो नंबर लाइन पे क्या होता है कि जो मिड में जो नंबर होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब 0 के कुछ लेफ्ट में नंबर होते हैं, कुछ राइट में नंबर होते हैं। जो राइट में नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते रहते हैं इनफाइनाइट तक। जो लेफ्ट में नंबर होते हैं -2 -3 -4 और ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे प्लस वाले नंबर की बात करूंगा तो आप कहेंगे ये तो डेली लाइफ में हम यूज ही करते हैं, तो इनमें आप आसानी से बता देंगे कि 3 से बड़ा 4 होता है, 4 से बड़ा 5 होता है, ठीक है। ये तो आप आसानी से कर लें, पर आपकी दिक्कत कहां आएगी, प्रॉब्लम कहां आएगी, इन माइनस वाले नंबर में। मैं आपसे अभी पूछ लूं -2 और -4 में कौन बड़ा है, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये आपके रूटीन में नहीं है, इसलिए नहीं बता पाएंगे। और जो चीज रूटीन में थी वो आपने बता दी मुझे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि माइनस में अगर मैं, देखिए इनका साइन हटा दूं, अभी के लिए ये साइन हटा दूं, तो आप बता देंगे कि 4 बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर ये बात माइनस में लग जाए तो माइनस में फिर ये वाला नंबर बड़ा होगा, -2, तो इसका पता कैसे लगे कौन नंबर बड़ा होगा। तो आप तो एक बात याद रख लीजिए, नेगेटिव नंबर में वो नंबर बड़ा होता है जो छोटा नंबर होता है। तो अब आप यहां पे 2 छोटा था तो आपने क्या बना दिया, -2 को बड़ा कर दिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं -11 और -17 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे जो छोटा नंबर है वो बड़ा होगा नेगेटिव में, तो ये नंबर छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा -11, ठीक है। आपसे मैं पूछूं कि -33 और -49 में से कौन छोटा नंबर है, छोटा पूछा मैंने, तो आप कहेंगे बड़ा नंबर तो वो होता है जो छोटा होता है, ठीक है। तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे। तो 1-2 मैं और लिख लेता हूं और आप स्पीड से बताना, मतलब जैसे मैंने लिखा आपका जवाब आना चाहिए, जी ये बड़ा ये छोटा, ठीक है। तो आप बताइए -213 और -452 में से कौन बड़ा है, -213 और -452 में कौन बड़ा है। तो आप कहेंगे छोटा नंबर पकड़ लो जल्दी से, ये नंबर छोटा है, हो गया बड़ा, ठीक है। आप बताएंगे -91 और -96 में से कौन बड़ा है, आप कहोगे छोटा नंबर पकड़ लो, पकड़ लिया, यही बड़ा है, ठीक है। तो ये थी नंबर लाइन, ठीक है।
तो आपको अब नेगेटिव नंबर का जो प्रॉब्लम था वो सोल्व हो चुका है मुझे लग रहा है, और ये आप अब नींद में भी बता देंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। देखिए, जो मैथ बेसिक मैथ होती है, जब आप थर्ड फोर्थ यहां पढ़ते थे तो आपको एक ही चीज सिखाई जाती थी कि संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे भाग करते हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपको आज भी आती होंगी, मुझे तो इस चीज में कोई डाउट है ही नहीं आपको नहीं आता है, पर फिर भी आपकी रूटीन में नहीं है तो ये डाउट पैदा हो गया है कि आपको नहीं आ रही है। ठीक है, तो अभी इन पे बात कर लेते हैं, प्लस माइनस और गुणा और भाग पे। ठीक है, तो अगर मैं प्लस की बात करूं, जैसे 17 और 13 को मुझे जोड़ना है, तो एक चीज तो मैं और बता दूं आपको कि जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। ठीक है, जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता, जैसे मैंने इसके साथ नहीं लगा रखा पर अभी लगा देता हूं कि आपको पता लग जाए कि ये संख्या प्लस की है। वैसे नहीं लगा हो तो आप ये मान के चलेंगे कि इसके साथ ये संख्या प्लस की है। ठीक है, तो 13 और 17 को आप जोड़ लेंगे आसानी से, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, पर आपको दिक्कत कहां होगी? आप जब -20 और -13 को जोड़ेंगे तब आप फंस जाएंगे। -20 और -13 को फंस इसलिए जाएंगे क्योंकि आपको पहले तो ये नहीं पता कि इन दोनों को जोड़ना है या घटाना है, और अगर आपने ये भी पता कर लिया तो फिर आपको ये दिक्कत आ जाएगी कि साहब निशान कौन सा लगाएं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जब दो माइनस की संख्याएं होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं, वो दोनों जुड़ जाती हैं। जैसे इन दोनों को जोड़ लेंगे 33 आ जाएगा। अब निशान किसका आएगा? तो निशान माइनस का ही आएगा। जब दो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो निशान हमेशा किसका आता है? माइनस का ही आता है। पर संख्याएं जुड़ जाती हैं, घटा मत देना आप, घटानी नहीं है आपको, संख्याओं को जोड़ना है और निशान किसका लगाना है? माइनस का लगाना है। ठीक है, चलिए मैं एक दो और लिखता हूं यहां पे और आप मुझे करके बताइए। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा माइनस का 14 और माइनस का 38। अब आप इसका आंसर दीजिए, जल्दी से दे दिया होगा आपने आंसर क्योंकि आप अच्छा सीख रहे हैं। 8 और 4 12। ठीक है, 3 और 1 4 हसल वाला था, कितना? 5। संख्याएं जुड़ जाएंगी, अभी बात की थी। निशान किसका आएगा? माइनस का आएगा, तो माइनस का 52 आ जाएगा। अब आपसे मैं अगर ये पूछूं कि -13 और -52 को जोड़ के बताइए, ठीक है, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। अब निशान किसका आएगा? तो आप कहोगे माइनस का है। ठीक है, एक और जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा डाउट नहीं रहेगा आपको। माइनस का 101 और माइनस का 213, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 1 और 0 1, 2 और 1 3। निशान किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, ये थी माइनस, दो माइनस की संख्याएं हो तब आपको जोड़ना हो तब। ठीक है, अब एक और लेते हैं, जैसे मैंने ले ली प्लस की 13 और माइनस का 9। अब बताओ, अब दोनों संख्याएं जुड़ेंगी या घट जाएंगी? और अगर आप जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा भी जुड़ जाएंगी, तो फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि निशान किसका आएगा। प्रॉब्लम एक जगह जाके खत्म नहीं होगी, लेकिन ये आसान है, इतना पता है, ये आसान है, इसे कोई भी कर सकता है। ठीक है ना, तो देखिए अगर एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो दोनों संख्याओं को आपस में घटा दो, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, दोनों को आपस में घटा दो। ठीक है, फिर पहले तो घटा लेते हैं, साइन की अभी बाद में बात करते हैं। 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4। अब आप कहेंगे साइन का और बता दो किसका आएगा, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो बड़ी संख्या के साथ साइन है उसी को चिपका दो आप। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 13। 13 के साथ कैसा निशान है? प्लस का, तो आंसर किसका आ जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं, -33 में से आपको माइनस प्लस का 10। अब आप सोचिए जुड़ेंगे घटेंगे? ठीक है, तो -33 और प्लस, एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या, जुड़ेंगे या घटेंगे? तो आप कहोगे एक माइनस एक प्लस में तो सोचना ही नहीं है, घटा दो। ठीक है, तो पहले घटा देते हैं। 3 में से 0 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2। अब आप कहेंगे निशान किसका आएगा? तो इसमें भी नहीं सोचना है, जो बड़ी संख्या है वही चिपका दो। तो बड़ी संख्या के साथ किसका साइन है? माइनस का साइन है, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा।
तो ये थे हमारे प्लस वाले। दो प्लस की संख्याएं हो, डेली लाइफ में आप यूज करते हो, आसान है। दो माइनस की संख्याएं हो, मैंने आपको बताया कि भाई संख्याओं को जोड़ दो, निशान माइनस का आएगा। एक प्लस की एक माइनस की हो, ज्यादा सोचना ही नहीं है, संख्याओं को घटा दो, निशान किसका आएगा, निशान उसका आएगा जो संख्या बड़ी है। ठीक है, अब हम बात कर दे ले थोड़ा मल्टीप्लाई पे, ठीक है ना। और मैं आपको पॉइंट वाली और जोड़नी सिखा देता हूं, शायद पॉइंट वाला नंबर आपको नहीं जोड़ना आता होगा, तो पॉइंट वाला और जोड़ना। जैसे 13.5 है और एक नंबर है 16.85, अब इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट के बाद आप कितने भी जीरो लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात फिक्स कर लो कि भाई पॉइंट के बाद मैं कितने भी जीरो लगाऊं, इससे गणित पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अब आपको जोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इसलिए बता रहा हूं, तो यहां पे एक जीरो लगा लूं मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब वैसे ही जोड़ना है जैसे आप प्लस वाली संख्याओं को जोड़ते थे, ठीक वैसे ही जोड़ना है जैसे प्लस वाली संख्याओं को जोड़ते थे। 5 में 5 जोड़ेंगे, सॉरी 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, एक असल का बच गया, उसको यहां पे रख लो, ये असल का रख दिया हमने। ठीक है, अब ये देखो यहां पे भी पॉइंट है, यहां पे भी, तो इस लाइन को ठीक नीचे खींच के लिया और यहां पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना आपको, बस इतना ध्यान में रखना, जहां पॉइंट है वहीं लगा दो। अब इनको जोड़ो, 6 और 3 9, एक हसल वाला 10, 10 का कितना आ गया 0, फिर एक हसल का बच गया, उसको यहां रख दो, 1 और 1 2 और एक हसल वाला 3, कितना आ जाएगा 30.35 आ जाएगा। समझ पाए बात को। एक और जोड़ लगाते हैं, जैसे मैंने लिखा 14.45 और एक नंबर लिखा मैंने 5.7, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 14.45 और 5.7, तो आप कहेंगे इसके पीछे जीरो लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप सीख के आए हैं अभी। अब 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 7 और 4 11, एक हसल का बचेगा, दशमलव की जगह दशमलव लगाओ और हसल का ऊपर लिख दो। ठीक है, 5 और 4 9 और एक हसल वाला 10, 10 का 0, एक हसल का बचा, उसको यहां लिख दो, एक और एक कितना 2, तो ये आ जाएगा 20.15। समझ पाए के बात। तो अब जैसे एग्जाम में तो ऊपर नीचे नहीं लिखे हुए आते हैं भाई, अगर कभी जोड़ना भी पड़ गया आपको तो ऊपर नीचे नहीं लिखे हुए आते हैं, तो एग्जाम में ऐसे लिखे हुए आते हैं 13.35 प्लस 5.8। अब आप कहोगे कि यार इनको लिखे कैसे, तो बड़ा सिंपल सा रूल बता रहा हूं, एक संख्या को लिख लो, जो आपको अच्छी लगे उसको लिख लो, इसमें कोई वो नहीं करना आपको। तो मैंने लिख लिया 13.35 का। अब इसको कैसे लिखें, तो आप कहोगे पहले जो पॉइंट है उसको पॉइंट के नीचे लगा दो, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लगा दो। अब जो लेफ्ट साइड में नंबर है उसको लेफ्ट में लिख दो, और राइट साइड में जो नंबर है उसको राइट में लिख दो। तो ये 5 लेफ्ट में था तो यहां 5 को लिख दो, और ये राइट में 8 था तो इसमें 8 लिख दो। अब इसको जोड़ना है तो यहां पे 0 लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, पॉइंट की जगह पॉइंट लग जाएगा, एक हसल का मिल जाएगा, 5 3 8 और 1 9 और 1 का 1, यह आ जाएगा 19.15। ये थी आपकी दशमलव वाली संख्या। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा गुणा का भी बता देता हूं, ठीक है ना, फिर डाउट सारे ही खत्म हो जाएंगे, कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई का है, पहले प्लस की दो संख्याएं, जैसे प्लस की 5 है और इसको गुणा करना आपको प्लस के 9 से। ठीक है, प्लस के 9 से गुणा करना है। अब देखो ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया भाई यहां पे, ये देखना आपको। तो ब्रैकेट का यूज इतना अच्छा है कि अगर मैं सीधा ये लिख देता कि प्लस का 5 गुणा प्लस का 9, तो आप डाउट में चले जाते हैं। समझ पा रहे हो क्या बात को। आपको यार प्रॉब्लम हो जाती कि यार दो साइन तो मैथ में कभी एक साथ देखे ही नहीं, आज कैसे आ गए, कहां से आ गए। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने इनकी क्या लगा दिया, ब्रैकेट। अब आपको पता ही चल गया होगा कि ब्रैकेट सिर्फ सुंदरता के लिए लगाया है, कि आप चीजों को आसानी से समझ पाओ कि ये प्लस की संख्या है, ये भी प्लस की संख्या है, और इन दोनों को गुणा करना है। ब्रैकेट से पहले ये बात पता नहीं लग रही थी कि गुणा करना है कि जोड़ना है। समझ पाए के बात को। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करना था तो 9 को 5 से गुणा करेंगे, आपको पता है 45 आता है। ठीक है,
साइन किसका आएगा, इसके साथ प्लस का, इसके साथ। दो प्लस वाली संख्याओं को गुणा करने पे प्लस का ही साइन आता है। दो प्लस वाली गुणा संख्याओं को गुणा करने पे प्लस का ही साइन आता है। जैसे एक और ले लेते हैं, एक प्लस का 7 है और इसको गुणा करना है प्लस के 7 से, ठीक है। प्लस के 7 को प्लस के 7 से ही गुणा करना है, तो दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा। ये तो क्लियर हो चुकी है बात। अब 7 को 7 से गुणा करना ही रह गया, 7 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा। आपको याद है बचपन में जब पहाड़े पढ़ाए जाते थे, इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट हैं तो उनको भी हिंदी में पहाड़े याद करने चाहिए, क्योंकि हिंदी में रिदम नहीं टूटती है और पहाड़े आसानी। देखो बचपन में मैडम हमें पढ़ाती थी सत्तू सत्तू 49 होता है, सत्तू सत्तू में बड़ा मजा आता है बोलने में, है ना। तो ये आ जाएगा 49, ठीक है ना। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। समझ पाए इस बात को। चलिए अब एक दो और देख लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एक नंबर है -6 और इसको गुणा करना है -10 से। -6 को -10 से गुणा करना है, तो गुणा का तो सिंपल रूल है, नंबर को गुणा कर दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 को 6 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। पर थोड़ी देर पहले हम पढ़ के गए थे, दो माइनस वाली संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं पर निशान माइनस का आता है। गुणा में ये बात बदल जाएगी, जब दो माइनस वाली संख्याओं को गुणा करते हैं तो संख्याएं तो गुणा हो जाती हैं पर निशान किसका आता है, प्लस का आता है। समझ पाए क्या बात को। जोड़ में याद रखना, दो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, निशान माइनस का आएगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी। गुणा में संख्याएं गुणा हो जाएंगी पर निशान दोनों माइनस की है तो किसका आएगा, प्लस का आएगा। समझ पाए बात को। एक और कर लेते हैं आप, 15 को -15 को गुणा करना है -8 से, तो 15 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15 अंठी कितना होता है, 120 होता है। अगर आपसे ऐसे गुणा नहीं हो रहे तो आप लिख के कर लेना, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही टाइम है। ये तो गुणा और भाग ये सारी चीजें तब जल्दी करनी होती हैं जब किसी एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं और टाइम कम है। जैसे 5 सेकंड 20 सेकंड ऐसे क्वेश्चन बनाने होते हैं तब जरूरत पड़ती है, आपके पास तो टाइम ही टाइम है। तो 15 को 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 120। निशान किसका आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का निशान आता है, ठीक है। ये समझ पाए आपको। तो एक प्लस माइनस का और देख लेते हैं, छोटा सा प्लस माइनस का और देख लेते हैं। जैसे एक संख्या है -4 और इसको गुणा करना है -13 से, +13 से, ठीक है। एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो जब गुणा करते हैं तो प्लस को माइनस से गुणा करने पे हमेशा माइनस आता है। इतना याद रख लो, प्लस को माइनस से गुणा करने पे हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। तो जो संख्या आएगी वो तो माइनस की आएगी, अब गुणा ही करना बाकी है। 13 चौक कितना होता है, 52, तो यहां पे आ जाएगा 52। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस वाली संख्या पहले रखी हुई है या प्लस वाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बात क्या है, बात यह है कि एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, दोनों को गुणा करने पे माइनस आएगा। बात इतनी सी है, आगे पीछे लिखे हुए होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कभी भी। समझ पाए बात को। जैसे हम यहां पे लिख लें कि भाई प्लस का 9 है और इसको गुणा करना है -11 से, तो क्या आएगा, तो आप कहोगे गुणा कर दो, 11 9 99। निशान किसका आएगा, एक प्लस की एक माइनस की, किसका निशान आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस का निशान। तो ये थे आपके प्लस माइनस। एक छोटा सा मेथड और है जिसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, एकिक नियम। ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर कोई स्टूडेंट, कोई तैयारी करने वाला बच्चा अगर इसे सीख जाता है तो वो जितने आपकी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं, आपके तो अर्थमेटिक है, एडवांस तो है नहीं, तो जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उस हर एक क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड आएगा, यानी आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा आंसर तक पहुंचने के लिए, अदरवाइज आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो उस यूनिटरी मेथड को सीख लेते हैं। बड़ा छोटा सा आपने बचपन में सीखा है इन चीजों को, ऐसी बात नहीं है, पर आप भूल गए हो, अभी आपको याद नहीं आ रहा, मैं आपको याद दिलाने के लिए आ गया हूं, तो अब हम कर देंगे बड़े अच्छे से इस चीजों को। तो जैसे आपसे कोई कहा जाए कि भाई 10 संतरे, ये एक एक नियम पढ़ रहे हैं हम यूनिटरी मेथड, 10 संतरे का जो मूल्य है वो 90 रुपए है, और आपसे पूछा कि भाई 12 संतरों का मूल्य बताओ,
12 संतरों का मूल्य बताओ। तो जब आप डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, 10 का पता है, 12 का कैसे बता देंगे आप। तो जब भी कभी आपको ऐसी सिचुएशन मिले तो आप एक की वैल्यू निकालिए, और जो एक का मान होता है उसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं, उसी को ही एकिक नियम बोलते हैं। तो पहले मैं निकालूंगा एक संतरे का मान, एक संतरे का मान निकालूंगा। तो एक संतरे का मान कैसे निकलता है, इस संख्या का इसमें हमेशा भाग कर देते हैं, बस इतना ध्यान में रखना है। इधर वाली संख्या का इस संख्या में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो 90 में जब मैं 10 का भाग करूंगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 9। 10 का 90 में भाग करेंगे, कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा। जब भाग कर रहे हो तो जीरो आ जाए तो इनको निपटाना आसान होता है, जितने नीचे होते हैं उतने ऊपर वालों को हटा दो, ये आसान काम है। तो एक संतरे का मूल्य 9 रुपए आ गया। अब मुझे जैसे 20 संतरों का मूल्य बताना है कि 20 का कितना होगा या 15 का कितना होगा, कितने का भी बताना, कितने का भी लगा लो आप। जैसे 7 संतरों का बताना है कि 7 संतरों का मूल्य कितना होगा, तो 7 संतरों का मूल्य होगा, एक संतरे का कितना है 9 रुपए, वो लिखेंगे आप यहां पे। एक संतरे का कितने का बताना है, 7 का, जितने का बताना है उससे गुणा कर दो, ठीक है। तो 9 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 63। अगर 10 संतरों के मूल्य 90 रुपए होता तो 7 संतरों के लिए हमें 63 रुपए ही देने पड़ते। समझ पाए क्या बात को। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ऐसा ही, तो ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर जैसे एक व्यक्ति कह रहा है कि 15 संतरों का या 15 आम, जो भी आप आर्टिकल लें यहां पे, 15 संतरों का मूल्य 180 रुपए, और आपसे पूछ लिया कि 12 संतरों का मूल्य बता दो आप। 15 संतरों का 15 संतरे खरीदने पे 180 रुपए देने पड़ते हैं, 12 संतरे खरीदेंगे तो कितने रुपए देंगे, ये बताना है। तो आप कहोगे यार ऐसे बताना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो पहले आप एक संतरे का मूल्य निकाल लो, एक संतरे का। तो एक संतरे का मूल्य आएगा 180, अभी बताया था मैंने, उस संख्या का इसमें क्या कर दो, भाग कर दो। 15 का इसमें क्या कर दो, भाग कर दो। तो जब आप 15 का इसमें भाग करेंगे, या तो आप भाग करके देख लेना, 15 एकम 15, कितना बचा 3, एक जीरो लगाएंगे 30, 15 दूनी 30, ठीक है। तो 12 बार भाग जाएगा। मैं तो आपको ये कहता हूं कि ये संख्या तो आप याद ही रख लो, जब भी एग्जाम होता है तो उसमें ये तो आता ही है, 15 गुणा 12 180, 15 का भाग दे दिया, 12 का भाग दे दिया। तो एक संतरे का मूल्य कितना आ गया, 12 रुपए आ गया। अगर एक संतरे का मूल्य 12 रुपए आ गया तो आपको 12 संतरों का पूछा था, तो 12 संतरों का मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे एक का पता लग गया, आसान हो गई बात। एक संतरे का मूल्य यहां पे लिखिए 12 रुपए, और कितने संतरों का पूछा आपको, 12 का, उसको किससे गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो। अब 12 को 12 से गुणा करोगे या ऐसे ही काम चला लोगे, तो जिनको पता है वो तो कहेंगे ऐसे ही चला लेंगे, और जिनको गुणा करना है वो गुणा ही करेंगे। तो मैं तो ये कहता हूं यार 20 तक के स्क्वायर भी याद कर लो। अगर थोड़ी बहुत मैथ पढ़नी है तो फिर अच्छे से ही पढ़ लो, मजा ही आ जाए क्वेश्चनों को सोल्व करने में। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, ठीक है। तो 12 को 12 से गुणा करने पे 144 आता है। तो 12 संतरों का मूल्य कितना होगा, 144 रुपए होगा। तो ये 4-5 छोटी छोटी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन एक कोशिश थी कि आप तक ये बातें पहुंच पाए किसी भी तरीके से। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगी। मैं आपको यकीन, चैलेंज तो नहीं कर रहा, पर आपको ये यकीन दिलाता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के जो 40-45 में क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। दूसरी बात, आप देखते हो कि जैसे बहुत सारी ट्रिक सिखाई जाती है मैथ में, तो मैं आपको एक भी ट्रिक नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ट्रिक हर क्वेश्चन के लिए अलग होती है। और मुझे पता है कि एक नए सीखने वाले स्टूडेंट के लिए हर क्वेश्चन में नई चीज अप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। भाई वो ट्रिक तो याद रखनी पड़ती है, तो याद रखने के लिए आप ज्योग्राफी में याद रख लो, हिस्ट्री में याद रख लो, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कहां कहां याद रखोगे। तो मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, और कंसेप्ट ऐसे होंगे कि आपने अगर पहला क्वेश्चन किया तो दूसरे में उसका रिदम नहीं टूटेगा, दूसरे वाले से तीसरे में नहीं टूटेगा, और 45वें तक ये रिदम नहीं टूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।